गांव में रात गहराने लगी थी। आसमान बिल्कुल शांत थी, जैसे किसी अनहोनी की निशानी बनकर झलक रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा, बस कहीं तालाब के किनारे मेंढकों की आवाज और हवा में झूलती खपरेल की चरमराहट। उसी तालाब के किनारे एक छोटा सा कच्चा मकान था। मिट्टी की दीवारें, एक लालटेन टिमटिमा रहा था। घर के बाहर रामलाल बैठा था, गोरी चमड़ी, थका चेहरा, मगर आंखों में उम्मीद की झिलमिल। अंदर उसकी पत्नी गौरी प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। रामलाल के पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना और होठों पर लगातार बुदबुदाहट, जैसे हर सांस में भगवान से कुछ मांग रहा हो। हे दाता, तुझसे मैं ज्यादा कुछ नहीं मांगता, न सोने की जरूरत न चांदी की। बस मेरी गौरी और बच्चा सलामत रह जाए। गौरी तो पिछले 2 दिन से कुछ खा भी नहीं पा रही थी। कहती थी, आप खेत से आए हैं, पहले आप खा लो। अब देखो, वही औरत आज अंदर तड़प रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। वो कांपते हुए अपनी हथेली जोड़ता है, आंखों से आंसू गिरते हैं। तेरी मर्जी के बिना पत्ता तक नहीं हिलता प्रभु, पर इतना तो सोच ले, इस गरीब का घर पहले ही सूना है। अगर गौरी को कुछ हो गया तो मेरा जीना बेकार हो जाएगा। मैं उसके बिना कैसे रहूंगा? कौन मेरी थाली में रोटी रखेगा? कौन खेत में मेरे लिए पानी लाएगा? अंदर से दर्द भरी चीख सुनाई देती है। हे भगवान। रामलाल का दिल कांप जाता है। वो ठप से उठता है, झट से दरवाजे के पास जाता है। दाई, क्या हुआ? गौरी ठीक है ना? मैं अंदर आ जाऊं? अंदर से दाई की कड़क आवाज आती है। नारे रामलाल, बाहर ही रहो, अभी मत घुसो अंदर। अभी हालत बहुत नाजुक है, बच्चा आने ही वाला है। तू थोड़ा साहस रख, और हाँ, अगर हकीम जी गांव में हों तो किसी को भेज कर बुला ले। रामलाल ये सुनते ही हकीम को बुलाने के लिए खुद दौड़ पड़ा। उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं। और वो कुछ समय बाद दौड़ते हुए हकीम के घर पहुंच गया। हकीम जी कहाँ है? मुझे उनकी सख्त जरूरत है। मेरी पत्नी प्रसव पीड़ा से जूझ रही है। दाई बोली कि उसकी अवस्था बहुत नाजुक है। आप जल्दी से हकीम जी को बुला दीजिए। ये क्या कह रहे हो रामलाल? ये तो अभी नहीं हो पाएगा। वे तो इलाज की दवाइयाँ लाने शहर गए हुए हैं, परसों ही आएंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम अगर उनको पहले बता देते तो वे जाते ही नहीं। ये सुन के रामलाल और भी चिंता में आ गया और सीधा घर की ओर दौड़ पड़ा। जब वो घर पहुंचा तो उसने देखा कि माहौल एकदम शांत था। बस एक नन्ही सी किलकारी हवा में गूंज उठती है। रामलाल के चेहरे पर थोड़ी देर राहत उतर आती है। वो जल्दी से घर के भीतर गया। दाई, बच्चा हो गया है ना? लड़का हुआ कि लड़की हुई है? गौरी ठीक है ना दाई? बोलिए ना, आप चुप क्यों हैं? अंदर कुछ पल सन्नाटा रहता है। फिर दाई थकी और भारी आवाज में बोलती है, रामलाल, बेटी हुई है। रामलाल के चेहरे पर एक पल को मुस्कान आती है। वो हाथ जोड़कर ऊपर देखता है। हे भगवान, तेरे चरणों में धन्यवाद। बेटी दी है, तेरा लाख शुक्रिया। अब बस गौरी को ठीक रख दे। वो कुछ और कहता, इससे पहले ही अंदर से फिर सन्नाटा छा जाता है। रामलाल, वो गौरी 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 क्या दाई? क्या हुआ गौरी को दाई? बोलो ना, वो ठीक है ना? वो सो रही है ना थकान की वजह से? दाई की आंखें भर आती हैं। वो धीरे से बोलती है, रामलाल, तेरी गौरी अब नहीं रही। बिटिया को जनते ही उसने आखिरी सांस ली। वो अब कभी नहीं उठेगी। दाई के मुंह से ये सुन के रामलाल के पैरों से जमीन खिसक जाती है। वो कुछ पल उसे घूरता रह जाता है, फिर अंदर से टूट जाता है और घुटनों के बल बैठ जाता है।
नहीं, ऐसा मत बोलो दाई। नहीं, गौरी मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकती। उसने वादा किया था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। हम दोनों ने इस घर की दीवारों पर अपने सपने बनाए थे। वो मुझे अधूरा छोड़कर कैसे चली गई? वो ऐसे कैसे जा सकती है? वो अपनी इस नन्ही सी जान को कैसे अकेले छोड़कर जा सकती है? ये बोलने के बाद वो जमीन पर बैठा रहता है, जैसे उसमें जान बची ही नहीं। तभी बच्ची की किलकारी फिर गूंजती है, जैसे वो खुद अपनी माँ को पुकार रही हो। रामलाल, अब आंसू पोंछ लें। तेरी गौरी चली गई, पर देख, उसकी परछाई जिंदा है तेरे सामने। ये बिटिया तेरी जिम्मेदारी है। अब से तू ही इसका माँ बाप दोनों है। रो मत, इसे सीने से लगा ले। यही अब तेरी दुनिया है। दाई रामलाल के हाथों में उसकी बच्ची को दे देती है। उसकी आंखों में नमी, चेहरे पर दर्द और दिल में घुली हुई कसम। वो धीरे से बोलता है, देख बेटी, तेरी माँ ने तुझे अपनी जान देकर जन्म दिया है। अब तू मेरी ताकत है, मेरा सब कुछ है। तेरी माँ ने कहा था, अगर बेटी हुई तो नाम रखेंगे सीमा। अब तू ही है मेरी सीमा, मेरी गौरी की आखिरी निशानी। मैं वादा करता हूं, तुझे कभी किसी की कमी नहीं महसूस होने दूंगा। जो दर्द तेरी माँ झेल गई वो तेरे रास्ते में कभी नहीं आने दूंगा। उस रात गांव के हर कोने में सिर्फ एक ही खबर फैली। रामलाल की पत्नी गौरी नहीं रही, लेकिन एक नन्ही बेटी उसकी जीवन में आई है। और उसी रात से शुरू हुई थी सीमा की वह कहानी, जिसमें आंसू उसका तकिया बनेंगे और किस्मत उसका इम्तिहान। कुछ साल बीत गए। गौरी के जाने के बाद जैसे रामलाल की दुनिया सूनी हो गई थी, पर उसी सूनापन के बीच एक छोटी सी धड़कन थी। सीमा, उसकी नन्ही बेटी। वो अब उसी के लिए जी रहा था, उसी के लिए खेत जोतता, उसी के लिए मिट्टी में दिन रात पसीना बहाता। उसके दिन अब खेत में बीतते और रातें उस झोपड़ी में जहां दीवार पर गौरी की तस्वीर टंगी थी। हर सुबह सूरज निकलते ही वो छोटी चौकी पर बैठकर सीमा को अपने हाथों से खाना खिलाता, फिर उसको प्यार से रोज नहला धुलाकर तैयार करता और काम पर जाने से पहले उसे दाई के घर छोड़ जाता। सीमा बेटिया, अब तू बड़ी हो रही है। देख, मैं खेत जा रहा हूँ। जब तक मैं लौटता हूँ तू दाई माँ के पास रहना, ठीक है ना बिटिया? दाई माँ तुझे खाना देगी, तू खेलना पढ़ना, मगर जिद मत करना। बाबा, आप कब लौटोगे? सूरज डूबे तब? हाँ बिटिया, सूरज डूबेगा तो मैं लौट आऊंगा और फिर मैं आके तुझे घर ले आऊंगा। ठीक है मेरी बच्ची? ठीक है बाबा। रामलाल रोज काम पे जाता और काम पे जाते समय सीमा को दाई के पास सौंप जाता और उसके बदले दाई को वो पैसे भी देना चाहता, लेकिन दाई नहीं लेती, क्योंकि दाई भी उसे अपनी बेटी की तरह चाहने लगी थी। अरे रामलाल, चिंता मत किया कर। तेरी बिटिया तो मेरे घर की रौनक है। मैं इसे वैसे ही देखती हूँ जैसे एक माँ अपनी बेटी को देखती है। बस तू रोज खेत से लौटते वक्त जो चावल या कुछ सिक्के दे देने की कोशिश करता है ना, वो रहने दे। अब तेरी हालत मैं जानती हूँ। तू खुद आधा पेट खाता है। नहीं दाई, ये आपका हक है। आप मेरी बच्ची की ख्याल रखती हैं, उसके सिर पर साया बनकर बैठी हो आप। मेरी गौरी तो चली गई, पर आप सब भगवान की भेजी मेरी बड़ी बहन जैसी है, जो मेरी सीमा का ध्यान रख रही है। ये जो 2 पैसे मैं आपके हाथ में रखता हूँ, ये तो सिर्फ आपके सेवा का मान है। दाई मुस्कुराती है, मगर उसकी आंखें भी भर आती हैं। समय यूं ही बीतता गया। दिन महीने में बदले, महीने सालों में, और देखते देखते सीमा अब 12 बरस की हो चुकी थी। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी, वही चमक जो कभी गौरी की आंखों में थी। अब वो दाई के घर नहीं रहती थी, खुद चूल्हा जलाना, रोटी बेलना और कपड़े धोना जानती थी। रामलाल अब थोड़ा बूढ़ा हो चला था,
खेत की मिट्टी अब उसके लिए भारी लगने लगी थी, मगर जब सीमा उसके लिए खेत में रोटी लेकर आती तो उसके चेहरे पर जान आ जाती। बाबा, अब आप थोड़ा आराम कर लो, आप थक जाते हो। मैं भी तो काम सीख रही हूँ, मुझे भी अब बहुत काम आता है। कल मैं भी खेत में आपके साथ आऊंगी। अरे बिटिया, अभी तेरे हाथों में हल नहीं, खिलौने अच्छे लगते हैं। तू बस अपने माँ जैसी सीधी सादी बन जा, मेरा कर्ज उतर जाएगा। खेत का काम मर्दों के लिए होता है और तू तो मेरी नन्ही सी गुड़िया है। मैं हूं ना, जब तक सांस चलेगी तेरे लिए मिट्टी जोतता रहूंगा। पर बाबा, आप रोज खांसते क्यों हो? दाई कहती है आपको हकीम जी को दिखाना चाहिए। अरे बिटिया, ये खांसी कुछ नहीं। जब किसान बूढ़ा होने लगता है ना तो उसकी सांसें भी खेत की मिट्टी जैसी हो जाती है, धूल से भरी हुई। तू चिंता मत कर, तेरे बाबा को कुछ नहीं होगा। ऐसे ही दोनों बाप बेटी अपनी ही छोटी सी दुनिया में बहुत खुश थे और एक दूसरे का सहारा बने रहते थे। मगर किस्मत ने कुछ और लिखा था। एक दिन जब दोपहर की धूप तमतमा रही थी, रामलाल खेत में कुदाल चला रहा था। अचानक उसको चक्कर सी आने लगा और वो थोड़ा बैठ गया। वो किसी को मदद के लिए बुला पाता कि तभी उसका रक्तचाप के वजह से खेत के जगह पे ही मृत्यु हो गया। और कुछ समय बाद कुछ किसानों को पता चला और धीरे धीरे गांव के अन्य कई लोगों को पता चला। दाई को जब पता चला, वो तुरंत सीमा को बता के अपने साथ खेत में ले जाती है। लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। रामलाल अब इस दुनिया में नहीं था। सीमा टूट जाती है। कुछ समय तक वो दुख के मारे कुछ नहीं बोल पाती है, बस उसकी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं। लेकिन अचानक वो फूट फूट कर रोने लगती है। बाबा, बाबा उठो ना। आप तो कहते थे जब सूरज डूबेगा तो लौट आओगे। अब तो सूरज डूबने को है बाबा। देखो ना, मैं इंतजार कर रही हूँ घर चलने को। आप क्यों नहीं उठ रहे हैं? गांव वाले उसे देख के वे भी रोने लगे और दाई और एक औरत उसको संभालने लगी। कुछ समय बाद गांव वाले रामलाल की मृत शरीर को लेके अंतिम क्रियाकर्म करने की तैयारी करते और कुछ ही देर बाद सीमा अपने पिता के चिता पे रोते हुए अग्नि दे देती है और सीमा के पास खड़े हुए होते हैं उसके मामा मामी जो एक ही गांव में रहते थे। वो आज सीमा के पिता का देहांत पे आए थे, जो पहले कभी रामलाल या सीमा से मिलने तक नहीं आते थे। अगली सुबह सीमा अपने घर पे दुखी हारी हालत में बैठी हुई है और उसके साथ उसकी मामा मामी भी हैं। अरे बिटिया, अब तो तू बिल्कुल अकेली रह गई है। हम है ना, तू हमारे साथ रहेगी। तेरे पिता का कोई कर्ज है, हम चुका देंगे। तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। मामा, आप सच बोल रहे हो ना? बाबा कहा करते थे कि अपने लोग ही सच्चा सहारा होते हैं। मामा की आंखों में चालाकी की चमक झलकती है। वो उसके पास बैठता है। हाँ बिटिया, अब तू मेरी जिम्मेदारी है। बस तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। मैं तो कहता हूं, अब से तू हमारे साथ ही रहने चल। अरे क्या बोल रहे हो आप? सीमा बिटिया इस घर को कैसे छोड़कर जाएगी? इसे इसकी यादों के साथ घर और जमीन की देख रेख भी तो करना है। ये यही रहेगी, बाकी हम करेंगे ना इसकी मदद। इसे जो भी चाहिए हम दे दिया करेंगे और इसकी खबर लेने भी आया करेंगे। उसके मामा और मामी की बातों से साफ झलक रहा था कि दोनों सीमा से हमदर्दी कम लालच की चाहत ज्यादा रख रहे थे, जो कि सीमा की पिता के रहते एक बार भी उसका हालचाल लेने उनके घर नहीं आए। लेकिन आज सीमा के पिता की देहांत के बाद वे लोग तुरंत इसके सहारा बनने आ गए थे। देख बिटिया, तेरे मामी भी ठीक बोल रहे हैं।
अब तेरे बापू नहीं रहे, हम भी गरीब लोग हैं। तू हमारे घर में बैठे बैठे क्या करेगी? तुझे इस घर के देख रेख के साथ अपना पेट भी तो पालना होगा। मैं एक काम करूंगा, तुझे गांव के ठाकुर जी के पास काम पर लगवा दूंगा। ये सुन के सीमा को दुख होता है और सीमा के चेहरे पर आंसू बह निकले। सीमा को अपने मामा मामी से ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी, इसलिए वो चुपचाप उनकी बात मान लेती है। ठीक है मामा, पिताजी भी मुझे अपने बल पे काम करके पेट पालना सिखा गए हैं, मैं कर लूंगी। बस पिताजी की सब क्रियाकर्म के रीति नियम खत्म हो जाने बाद से मैं काम पे लग जाऊंगी। आप लोग मेरे लिए इतना चिंता मत करो। कुछ समय बाद उसके मामा मामी अपने घर चले गए और उसी समय गांव के दाई उसके घर आती है। सीमा बिटिया, ये दोनों तेरे मामा मामी यहाँ क्यों आए? पहले तो एक बार भी तेरे और तेरे पिता की हालचाल पूछने नहीं आए थे, तो अब ये यहाँ क्या कर रहे हैं? दाई माँ, ये लोग बस अपने मामा मामी होने का झूठ मूठ का हमदर्दी दिखाने आए थे। मामा ने बोला कि वे मेरे लिए ठाकुर से उनके घर पे काम पे रखने के लिए बोलेंगे, लेकिन कहीं न कहीं मामा की बात भी ठीक है। मुझे भी बाबा ने सिखाया था कि मैं हमेशा खुद के बल पर जियो, दूसरे के ऊपर बोझ न बनूं। तू पागल हो गई है क्या सीमा? अभी तेरी उम्र नहीं है काम करके घर चलाने की। अरे तू अकेले इस घर में रह ही कैसे पाएगी? सब कुछ इतना आसान नहीं है मेरी बच्ची। तू कहीं भी कुछ भी काम करने नहीं जाएगी। जब तक मेरे शरीर में ताकत है, मैं देखभाल करूंगी तेरी। ये मेरी आखिरी बात है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सुनूंगी मैं। ठीक है दाई माँ, लेकिन मैं अपने माँ बाबा के इस घर को छोड़ नहीं सकती, मेरा दिल नहीं मानेगा। घर छोड़ने को नहीं बोल रही हूँ मैं आऊंगी यहाँ रोज तेरे लिए। मेरा बेटा कमाता है, वो मेरा घर चलाएगा और मेरे दाई के काम से जो पैसे बनेंगे उससे मैं तेरी देखभाल करूंगी। ये सुन के सीमा भावुक हो गई, उसके आंखों से आंसू बहने लगे। ऐसे ही कुछ साल और बीत गए। सीमा अब बड़ी हो गई थी, वो अब खुद का ध्यान रखने में सक्षम हो चुकी थी। लेकिन गांव की दाई जो सीमा की बचपन से देख रेख करती आई है, वो बुढ़ापे की वजह से ज्यादा चल फिर नहीं पाती थी, इसलिए वो सीमा के घर नहीं आ पाती थी और इसीलिए सीमा उसके घर जाके उसका हमेशा खबर लेती थी। और दाई की बेटे और बहू भी सीमा को अपने परिवार के सदस्य मानते थे। एक शाम सीमा दाई के पास आके उनसे उनके हालचाल के बारे में बात कर रही थी। दाई माँ, आज आपकी तबीयत कैसी है? आप कहें तो आपकी पैरों की मालिश कर दूं? अरे नहीं नहीं बिटिया, बहुत कर ली तूने सेवा। अब इस बूढ़ी की इतनी भी ध्यान मत रख, कुछ ध्यान अपने ऊपर भी दे। अब तू बड़ी हो गई है, सब कुछ अकेले ही कर लेती है। बस दिल चाहता है कि तुझे कोई तेरे सहारे के लिए अच्छा सा जीवन साथी मिल जाए। अरे दाई माँ, आप भी ना ये सब क्या बोलती रहती है? मैंने अभी वो सब नहीं सोचा। अभी तो मुझे आपकी और भी सेवा करनी है, और वैसे भी आज कल तो काम से फुर्सत ही नहीं मिलती है। मैं तो मुखिया जी के वहाँ काम पे लगी रहती हूँ। मुखिया जी की पत्नी बीमार रहती है ना, इसीलिए जब भी समय मिलता है आपके पास आ जाती हूँ। कुछ समय ऐसे ही दाई और सीमा बात करते हैं और सीमा दाई की हालचाल देख के अपने घर चली आती है। और घर आके वो अपने काम में लग जाती है। अगली सुबह जब वो मुखिया के घर काम के लिए निकलने वाली होती है, तो तब अचानक सुबह सुबह उसके मामा मामी आ गए। उसे अपने घर के बाहर किसी के गुनगुनाने की आवाज आता है और वो ये सुन के बाहर आई तो देखा
उसके मामा और मामी खड़े थे। दोनों के चेहरों पर बनावटी मुस्कान, मगर आंखों में कुछ और ही चमक थी। अरे मामा मामी, आप लोग इतनी सुबह सुबह कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? उसकी मामी सीधा उससे जमीन की बात छेड़ देती है। अरे बिटिया, तू अब तो बड़ी हो गई है, 18 बरस की हो गई। हमने सोचा अब जरूरी बातें करनी चाहिए। तेरे बापू की जमीन का क्या होगा? कुछ सोच विचार किया है तूने? मैं जानती थी आप लोग कभी ना कभी ये बात बोलोगे ही। वैसे क्यों मामी, जमीन तो बाबा की थी, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। मैं उसी पर काम करूंगी जैसे वो करते थे, लेकिन आपको उससे क्या? देख बिटिया, दुनिया ऐसे नहीं चलती। लड़कियां अकेली होकर जमीन नहीं संभाल सकती। हम तेरे अपने हैं, तेरे भले के लिए बोल रहे हैं। जमीन हमारे नाम कर दे, हम तेरे हिस्से की देखभाल करेंगे। तू निश्चिंत होकर हमारे साथ रह। और ये जमीन भी तेरे पिता को अपने शादी के समय हमारे घर से दिया गया था, तो अब तू अकेले ये सब नहीं संभाल सकती है। अब हम तेरी मदद करेंगे ना? सीमा की आंखें भर आईं, मगर आवाज में दृढ़ता थी। मामा, जब मेरे बाबा जिंदा थे तब आपने एक बार भी हमारे घर का रुख नहीं किया। ना मेरे जन्म पर आए, ना ही माँ के देहांत हो जाने के बाद हमारे घर आके हमारी मदद की। अब जब वो चले गए हैं तो आप मेरे भले की चिंता करने लगे। क्या सच में मेरा भला ही चाहते हैं या जमीन का हिस्सा? और जब बाबा जीवित थे तब तो उन्होंने इस बारे में कभी नहीं बोला कि ये जमीन आप लोगों की देन है। मामी का चेहरा तमतमा उठा। वो बोली, अरे ओ बदतमीज लड़की, तेरी जुबान बहुत लंबी हो गई है। हम तेरे माँ बाप के रिश्तेदार हैं और तू हमें ऐसे जवाब देती है? तेरे जैसी लड़कियां ही बदनामी लाती हैं खानदान में। हम तो तेरी ही भले के लिए आए थे ना। बदनामी तो लालच से आती है मामी, और लालच तो आपके आंखों में साफ दिख रहा है। मेरे बाबा ने कहा था, जिसके मन में धोखा हो उसके हाथ की रोटी भी जहर बन जाती है। आप दोनों अब मेरे घर के दरवाजे से बाहर जाइए। ये जमीन मेरे पिता का आशीर्वाद है, इसे मैं किसी को नहीं दूंगी। अच्छा, तो अब तू हमें भगाएगी? ठीक है बिटिया, याद रख, इस गांव में तेरी जुबान से पहले हमारी बात सुनी जाएगी। हम ठाकुर जी के पास जाते हैं और उनसे हमारी रिश्ता अच्छा है। याद रख, हम ठाकुर से मदद लेके ये जमीन ले सकते हैं, लेकिन हम ये करना नहीं चाहते क्योंकि हम तुमसे प्यार करते हैं। सीमा के चेहरे पर आंसू लुढ़क गए, पर उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि गुस्सा था। अरे जाओ मामा, जाओ मामी, कितना प्यार करते हो मैं अच्छे से जानती हूँ। आप लोग तो बस लालच के वजह से यहाँ आए हो। लालच के मारे आप लोग शर्म और इंसानियत दोनों भूल गए हो। लेकिन याद रखना, मैं गरीब हूँ, अकेली हूँ, मगर कमजोर नहीं। ये सुन के वो दोनों बड़बड़ाते हुए घर से निकल गए। सीमा कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। हाथ कांप रहे थे, मगर चेहरे पर हिम्मत थी। अब मैं रोने वाली नहीं। बाबा ने सिखाया है, झुकना नहीं है। माँ बाबा नहीं हुआ तो क्या हुआ? ऐसे ही किसी को आके बाबा के संपत्ति पे हक लेने देंगे क्या? नाम के रिश्तेदार हैं, लालची है सब। कुछ समय बाद सीमा धीरे धीरे चलती हुई मुखिया जी के घर पहुंची। आज जरा देर हो गई थी। मुखिया जी आंगन में खड़े थे। उनके चेहरे पर चिंता झलक रही थी। अरे सीमा बिटिया, आज देर कैसे हो गई? हर दिन तो सूरज निकलते ही आ जाती है तू। आज कुछ परेशानी हो गई है क्या बिटिया? सीमा ने सिर झुका लिया और दुखी मन से बोली, माफ करना मुखिया जी, कुछ घर की बातों में उलझ गई थी। मुखिया ने ध्यान से देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। बिटिया, तू रोई है क्या? किसी ने कुछ कहा है तुझसे? पहले तो तुझे ऐसे नहीं देखा है। सीमा अब चुप न रह पाई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो धीरे धीरे सब बता देती है। कैसे मामा मामी आए, जमीन मांगने लगे, कैसे झगड़ा हुआ और कैसे उसे धमकी दी गई। मुखिया जी की आंखें लाल हो गई। उसे बहुत गुस्सा आया। हद होती है लालच की भी। तेरे बापू मेरे पुराने साथी थे। उनकी जमीन पर किसी का हक नहीं जब तक मैं जिंदा हूँ।
नहीं मुखिया जी, आप इन सब में मत पड़िए। मैं आपसे कुछ नहीं चाहती। बस मैं चाहती हूँ कि कोई भी मेरे माँ बाबा की मेहनत पर हाथ न डाले। बिटिया, तू चिंता मत कर। मैं खुद पंचायत बुलवाऊंगा, तेरे मामा मामी को सामने बिठाऊंगा। जो झूठ बोलेंगे वही जमीन छोड़ेंगे। वो जमीन तेरी पिता की ही है, किसी ने भी उसे नहीं दिया, उसने मेहनत से खरीदी थी। तेरे बापू ने गांव को कभी धोखा नहीं दिया। अब गांव उनके नाम पर कभी कलंक नहीं आने देगा। सीमा की आंखों में राहत उतर आई। वो बोली, भगवान आपका भला करे मुखिया जी, आपने मेरी चिंता थोड़ा दूर कर दिया। अरे बेटी, मैं भी तो बाल बच्चे वाला आदमी हूँ। मुझे पता है कि बिन माँ बाप के तू कैसा महसूस करती होगी। और हाँ, जिसे अपने बाप का नाम संभालना आता है उसे गांव का आसरा हमेशा मिलता है। धन्यवाद मुखिया जी, मेरे विषय में इतना सोचने के लिए। आपने मुझे अपने बेटी की तरह देखा है। आप जैसे अपने लोगों के वजह से ही तो मुझे इस दुनिया में संघर्ष करने में हिम्मत मिलती है। सीमा ये सब बोल के मुखिया के घर पे काम में लग जाती है और कुछ समय बाद उस शाम सीमा जब घर लौटी तो उसके मन में डर नहीं, भरोसा था। अगले दिन दोपहर की धूप खेतों पर झिलमिला रही थी। सीमा आज मुखिया के घर नहीं जाती है। उसने आज का काम पहले ही करके आज घर पर रुकती है और अपने घर में मिट्टी के चूल्हे पर दाल रख रही होती है कि तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज आई। सीमा बाहर आके देखती है उसकी मामा सफेद धोती में, साथ ही मामी और उनके पीछे खड़ा था गांव का सबसे लालची ठाकुर रघुनाथ सिंह। उसके चेहरे पर वही घमंड भरी मुस्कान थी, जैसे किसी की तकदीर पर राज करने आया हो। अरे मामा, मामी, आप लोग फिर आए? कल ही तो बात हुई थी, अब और क्या बाकी रह गया? अरे बिटिया, बात तो कल हुई थी, पर अब हम अच्छे से तेरे बारे में सोच के तेरे भविष्य के बारे में बात करने आए हैं। देख, हमने ठाकुर साहब से बात की है। वो तुझे बहुत समझदार मानते हैं। कहते हैं कि तू अगर जमीन उनके हवाले कर देगी तो तेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। जमीन उनके हवाले कर दूं? क्यों? क्या ठाकुर साहब मेरी माँ बाप से ज्यादा जरूरी है मेरे लिए? बिटिया, बात ज्यादा जरूरी की नहीं, सूझबूझ की है। तेरे बाबा ने ये जमीन तेरे मामा के घर से शादी के वक्त ली थी। अब वो चले गए तो हक उनके परिवार का बनता है। तू जवान लड़की है, अकेली है, जमीन संभालना तेरे बस की बात नहीं है। गांव में कितनी बुरी नजरें रहती हैं, लोगों की जुबान बुरी होती है। सीमा ने ठंडी सांस ली, फिर सीधे ठाकुर की आंखों में देखकर बोली, ठाकुर साहब, लोगों की जुबान बुरी होती है, पर उससे भी बुरा होता है लालच। और ये जो झूठ आप बोल रहे हैं ना, वो मेरे बाबा की आत्मा तक को दुख पहुंचा रहा है। पर उससे भी ज्यादा इस बात का दुख है कि मेरे अपने मामा मामी ही मेरे जमीन के लालच में है। मेरे बाबा ने वो जमीन अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी, ना किसी से भीख मांगी, ना किसी का कर्ज लिया। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी है तू। कल की आई लड़की, तुझे पता ही क्या है जमीन जायदाद के बारे में, और तू हमें सिखाएगी कि जमीन किसकी है। हमने ही तो तेरे बापू की शादी में दान दिया था ये खेत। आपसे बहस नहीं करनी है मामा। आप अपना रिश्ते के साथ इंसानियत भी भूल गए हो। आप लोगों के पास कोई सबूत नहीं है कि ये जमीन आप लोगों ने माँ बाबा को दिया था, लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे बाबा ने ये जमीन किससे खरीदी थी। उन्होंने मुझे बताया था एक दिन कि गांव के हरी काका से उन्होंने अपनी जमा पूंजी से ये जमीन खरीदी थी। अगर आपको जमीन चाहिए तो कल सुबह सबूत के साथ पंचायत में हाजिर हो जाइएगा। ओहो, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। तेरी माँ भी ऐसी ही थी, इसलिए जल्दी चली गई। और कौन सी पंचायत की बात कर रही है? अब क्या हमारी जमीन का फैसला पंचायत करेगी? सीमा की आंखें गुस्से से भर गईं। उसने गुस्से से कहा, इस गांव का हर फैसला पंचायत लेती है, और अब ये फैसला भी कल पंचायत में ही होगी। कल सुबह आप लोगों को बुलावा आ जाएगा। कल सुबह आ जाइएगा,
अभी मुझे कोई बात नहीं करनी है। आप लोग निकल जाइए यहाँ से। सीमा के ये सब बोलने के बाद सब थोड़े चिंता में आ जाते हैं और गुस्से में सब वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद ठाकुर सीमा के मामा मामी से बोलता है, अरे तुम दोनों क्या मुझे यहाँ बेइज्जत करवाने लाए थे? देखा कैसे मुंह पे जवाब देती है लड़की। उसे बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं है। देख लूंगा उसे मैं। ठाकुर जी, हमें माफ कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि वो आपको ऐसे जवाब देगी। अब हमें ये सोचना होगा कि कल पंचायत में क्या किया जाए। अरे बाहर में जाओ तुम लोग, बाहर में जाए पंचायत। अरे क्या कोई सबूत भी है तुम लोगों के पास जो कल पंचायत में मुंह उठा के जाऊंगा? देखा नहीं लड़की कैसे आत्मविश्वास से बोली कि उसकी जमीन किसी की देन नहीं, जरूर उसके पास कोई सबूत है। मैं नहीं जाऊंगा समाज के सामने अपना इज्जत खराब करने। तुम लोगों की घर की बात है, तुम लोग ही देखो। ठाकुर ये बोल के गुस्से से वहां से चले जाते हैं और सीमा की मामा मामी भी हताश होके अपने घर के लिए निकले। अगली सुबह पंचायत बुलाई गई। गांव के कुछ लोग थे और सीमा और उसके मामा मामी भी मौजूद थे। सीमा बेटी, सबके सामने बताओ कि तुम्हें क्या समस्या है और कौन तुम्हें परेशान कर रहे हैं। गांव वालों, आप सभी जानते हैं कि मैं जहां रहती हूँ वो मेरे माता पिता की मेहनत से खरीदी हुई जमीन है। लेकिन मेरे मामा मामी दावा करते हैं कि वो जमीन उनकी है, जो कि मेरे माँ बाबा के शादी के समय उनको मिला था। कि लोग सोचते हैं कि मैं तब जन्मी नहीं थी, तो ये लोग झूठ बोल के वो जमीन हथिया लेंगे। अब इस बात का आप लोग ही फैसला करो। ये क्या बोल रहे हो सीमा बिटिया? ये जमीन तो तुम्हारे पिता ने मुझसे कई वर्ष पहले खरीदा था। हमें पता है वो जमीन तुम्हारे पिता को किसी ने भी दान में नहीं दिया था। तुम्हारे मामा मामी झूठ बोल रहे हैं और तुम्हारे अकेलेपन का फायदा उठाना चाह रहे हैं। ये सुन के सीमा के मामा मामी बिल्कुल चुप खड़े थे। उन्हें पता था कि पंचायत में ऐसा ही होगा। वे लोग तो बस सीमा को अकेले देख और जमीन के बारे में नहीं जानती सोच के फायदा उठाने आए थे। लेकिन अब वे लोग पंचायत के सामने कुछ नहीं बोल सकते थे। अरे तुम दोनों चुप क्यों हो? कुछ बोलो भी। अब नहीं चाहिए जमीन। हमें माफ कर दीजिए मुखिया जी, हम लालच में आ गए थे। अब से दोबारा ये गलती कभी नहीं करेंगे। क्यों भाई, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने ही बहन की बेटी को बेघर करने निकले थे। आखिर क्यों तुम लोग लालच में अंधे हो गए, जबकि इस लाचार बच्ची को तुम्हें ही सहारा देना चाहिए था। अरे तुम मामा हो इसके और तुम ही कितने स्वार्थी हो। इस बदकिस्मत बच्ची को नेति ने कितना दुख दिया है और तुम लोग भी इसे ही दुख देने आ गए। सच में ये बच्ची बहुत बदकिस्मत है, जिसको कभी भी अपनों से प्यार नहीं मिल पाया। लेकिन अब इसके साथ हम सब गांव वाले हैं। अब ये कभी अकेली नहीं रहेगी। अब से इसके बदकिस्मती के दिन खत्म। मुखिया ने सीमा की मामा मामी को बहुत कुछ सुनाया और सब गांव वालों ने उनकी कठोर निंदा किया। और कुछ समय बाद उसके मामा मामी शर्म के मारे वहां से चले गए। और इधर सीमा ने अपनी साहस और सूझबूझ के लिए गांव वालों के मन में अपना स्थान बना ली और सब गांव वाले और मुखिया ने मिलकर सीमा को न्याय दिला दिया।